तो वंस अगेन नमस्कार बच्चा लोग, हाउ आर यू। अनअकैडमी का सबसे बड़ा ऑफर आप लोगों के लिए लाइव है दिवाली के धमाके के साथ। यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी SSCG एट 4499 ओनली यूजिंग माय कोड वैद्य50। ये ऑफर आज तक ही वैलिड है। आपको मौका मिलेगा 55% तक का डिस्काउंट पाने का। ओके, 55% तक का डिस्काउंट कोई हंसी मजाक नहीं है। अनअकैडमी आप लोगों के त्योहार को कुछ इस तरीके से खुश बनाना चाहता है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहे, अच्छे से आगे बढ़ते रहे एंड आप लोग सिलेक्शन में कोई भी तरीके से पीछे ना रह जाए। समझे बच्चा। सो विद दिस, अगर आप लोग SSC जेई का टॉपर्स बैच जुड़ना चाहते हैं, टॉपर्स बैच जो चालू है वो चालू है आप लोगों के सारे SSC जेई 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि फ्रेशली तैयारी करना चाहते हैं, बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, फंडामेंटली तैयारी करना चाहते हैं। तो SSC जेई का जो बैच है 24 मंथ्स का आप लोग एनरोल कर सकते हो 7199 में, 12 मंथ्स का आप लोग एनरोल कर सकते हो 5399 में, 6 मंथ्स का आप लोग एनरोल कर सकते हो 4499 में यूजिंग माई कोड वैद्य50। ये ऑफर आज तक ही वैलिड है, जल्दी से इसका यूज करें। एंड बच्चा RRBJ का सब्सक्रिप्शन भी आप लोगों को मिलेगा 2228 ओनली। सो यू विल गेट फ्लैट 55% ऑफ ऑन ऑल योर RRBJ सब्सक्रिप्शंस। सो RRBJ के सब्सक्रिप्शन भी अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लोगों को पे करना है 4050, 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोगों को पे करना है 2970 एंड 3 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोगों को पे करना है 2228। सो मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ द सेम एंड आप लोगों को अश्योर्ड prizes मिलने के चांस है। दिस दिवाली यू गेट अ चांस टू विन आईफोन, मैकबुक, गेमिंग कंसोल एंड मेनी मोर थिंग विद अनअकैडमी। ये ऑफर एक्सटेंडेड है आज अक्टूबर 30 तक। ओके बच्चा, एंड आपके नए सब्जेक्ट चालू हो गए, इसके बारे में मैं थोड़ा सेशन के अंत में आप लोगों से बात करूंगा। तो जल्दी से चालू करें बच्चा। CBT 2 के एस्पिरेंट्स के लिए मैंने बहुत धमाकेदार क्वेश्चंस स्टार्ट करे आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को मदद करेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और आप लोग उसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। एंड मेनी अदर थिंग्स विल बी देयर जस्ट फॉर यू बच्चा लोग। ओके, सो ट्राई करें। इसमें आप लोगों को 2 मिनट मिलना चाहिए। न्यूमेरिकल है, सोम का न्यूमेरिकल है। बार ऑफ 2 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज सब्जेक्टेड टू 150 न्यूटन फोर्स as shown in the given figure. What will be the stress developed in the bar? You can see the diagram. Option number A 75 Newton per meter square, compressive in nature. Option number B 150 Newton per meter square but tensile in nature. Option number C 150 Newton per meter square compressive and option number D 75 Newton per meter square tensile. Try करो। ट्राई करे बच्चा। ओके, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे अपन लोगों को एक फंडामेंटल से इक्वेशन को सॉल्व करना है। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। बहुत 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 ज्यादा दिमाग लगाने की अपने को जरूरत ही नहीं है। अपन लोगों को ये पता है दैट योर स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल्स टू लोड पर यूनिट एरिया। योर स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल्स टू लोड पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे आप लोगों का लोड कितना दिया हुआ है 150 न्यूटन। एंड आप लोगों को एरिया कौन सा लेना होता है, इसमें लेना होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, सो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा आप लोगों का 2, मतलब ये हो जाएगा 75 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। अब बच्चा अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इसका नेचर क्या है, ये ऑब्जेक्ट को एलोंगेट कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चे, ये ऑब्जेक्ट को एलोंगेट कर रहा है, तो इसका जो नेचर होगा ये टेंसाइल हो जाएगा। कैसा नेचर हो जाएगा, ये जो हो जाएगा इट विल बी टेंसाइल इन नेचर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 75 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टेंसाइल इन नेचर। इज दिस क्लियर बच्चा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर द कंटिन्यूटी इक्वेशन
इज बेस्ड ऑन टू विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, कंटिन्यूटी इक्वेशंस किस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है, मतलब सॉरी कंटिन्यूटी इक्वेशन कौन से यू कैन से एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है। हो गया बच्चे। सो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों की जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है, ये रही आप लोगों की कंटिन्यूटी इक्वेशन। अपन लोगों ने शॉर्ट नोट्स में भी और जो कन्वेंशनल नोट्स है दोनों में समझा था दैट कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है इट इज बेस्ड ऑन टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसके ऊपर बेस्ड है बच्चा? इट इज बेस्ड ऑन टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ में आया? ओके। सेकंड पॉइंट इज यहाँ पे आप लोगों को इसके फॉर्म याद रखने। तो सबसे पहले जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो है आप लोगों का डो बाय डो एक्स। देखो ये लिखा भी हुआ है, डो बाय डो एक्स ऑफ रो यू प्लस डो बाय ऑफ रो बी प्लस डो बाय डो जेड ऑफ रो डब्ल्यू प्लस डो रो बाय डो टी is equals to zero. So this is the generalized form of continuity equation without any assumption, without any assumptions. ओके अब पहला assumption अपन लोगों ने अप्लाई किया दैट इट इज फॉर अ स्टेडी फ्लो, इट इज फॉर अ स्टेडी फ्लो। सो स्टेडी फ्लो के लिए अगर अपन लोग देखें सो टाइम वाला जो टर्म है वो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। सो डो रो बाय डो टी विल बी जीरो, डो रो बाय डो टी विल बी जीरो। सो ये जीरो हो गया तो अपने पास बचा क्या सर? अपने पास बचा डो बाय डो एक्स ऑफ रो यू प्लस डो बाय डो वाई ऑफ रो वी प्लस डो बाय डो जेड ऑफ रो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जीरो। अब बचा फॉर स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। अब अपन लोगों ने बोला स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो का मतलब ये है कि आप लोगों का इनकम्प्रेसिबल होने का मतलब ये है कि डेंसिटी कांस्टेंट होगी। अब डेंसिटी कांस्टेंट है तो आप लोगों ने उसको कॉमनली बाहर लिया एंड सामने जीरो है तो वो वहां पे कैंसल आउट हो जाएगा, सामने जीरो के साथ वो कैंसल आउट हो जाएगा। सो डो यू बाय डो एक्स प्लस डो बी बाय डो वाई प्लस डो डब्ल्यू बाय डो जेड इज इक्वल्स टू जीरो। This is your continuity equation in three dimension applied to steady and incompressible flow. Applied to steady and incompressible flow. समझ में आया? Applied to steady and incompressible flow. Then sir, for a 2D फ्लो और assumption है ये steady and incompressible, तो ये क्या हो जाएगी सर? डो u बाय डो एक्स प्लस डो v बाय डो वाई। बच्चा बात ये आती है दैट अगर अपन लोगों को वन डायमेंशनल फ्लो के लिए पढ़ना हो, सो वन डायमेंशनल फ्लो की जब भी अपन लोग बात करेंगे, वन डायमेंशनल फ्लो के लिए आप लोगों की जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी आप लोगों का स्टेडी वन डायमेंशनल फ्लो के लिए रो ए वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या हो जाएगी बच्चे? रो ए वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। समझ में आया? रो ए वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो दिस विल बी रो वन ए वन वी वन इज इक्वल्स टू रो टू ए टू वी टू। एंड बच्चा अगर आप लोगों ने ये बोल दिया कि फॉर वन डी स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो तो रो फिर कैंसल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या? ए वन वी वन इज इक्वल्स टू ए टू वी टू, योर फेवरेट इक्वेशन। समझ में आया? ओके आगे बढ़े। चलिए तो यहाँ पे आंसर अपन लोगों ने टिक करना है सर द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन टू द conservation of mass. Sir, the continuity equation is based on to the conservation of mass. Is this clear? Okay, चलिए। थर्मो का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सर
The condition under which W is equals to integration PdV, work done is equals to PdV is not true. Try करो. Sorry. क्या हो सकता है बच्चे? क्या होगा अगर आप लोग ध्यान से देखो तो अपन लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना जरूरी है. दैट वर्क डन द डिस्प्लेसमेंट वर्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पीडीवी, ये कंडीशन आप लोग अप्लाई कर सकते हो टू द क्लोज्ड सिस्टम. बट द कंडीशंस फॉर अप्लाइंग दिस assumptions are point number 1 that the process should be reversible process and the system should be closed system. So अपन लोग ये बोलते हैं that the area under the pressure volume curve, area under the pressure volume diagram provides only the magnitude of the net displacement work या magnitude of work transfer, and it does not provide any information regarding the direction whether the work is done on the system or whether the work is done by the system. समझ में आया? And W is equals to integration PdV is referred to as non-flow and closed system is referred to as non-flow system. ये आप लोगों को याद रखना है. ओके तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? सर इफेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी इज निग्लेक्टेड. वैसे ऐसा कुछ है नहीं खास. सेकेंड पॉइंट बच्चा, प्रोसेस इज इरिवर्सिबल. वेल अभी अपन लोगों ने बोला दैट प्रोसेस शुड बी रिवर्सिबल, तो आंसर तो अपन लोगों को यहाँ पे मिल गया. बाकी अगर अपन लोग ऑप्शन देखें, नो विस्कस इफेक्ट विद इन द सिस्टम, सिस्टम इज क्लोज सिस्टम, ये तो सही है. सो द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल इज द आंसर. द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल इज द आंसर. याद रहेगा, द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल इज द आंसर. याद रहेगा. चलिए मूविंग अहेड. सर यहाँ पे अपन लोग बात करें नाउ, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. ये आप लोगों का कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग गियर ट्रेन विल गिव द स्मॉलेस्ट स्पीड रिडक्शन फ्रॉम द फर्स्ट शाफ्ट टू द लास्ट शाफ्ट? समझ में आया? मतलब कौन से गियर ट्रेन सबसे छोटा स्पीड रिडक्शन देगी? कौन सी गियर ट्रेन आप लोगों की सबसे छोटा स्पीड रिडक्शन देगी? समझ में आया? ओके बच्चा, तो अपन लोग थोड़ा बहुत गियर ट्रेन के बारे में पढ़ ले. सर पार्ट्स ऑफ गियर ट्रेन, बेसिकली गियर ट्रेन में आप लोगों के चार पार्ट होते हैं. बेसिकली गियर ट्रेन में आप लोगों के चार पार्ट होते हैं. क्या क्या होते हैं सर? ड्राइविंग गियर, ड्रिवन गियर, इंटरमीडिएट गियर एंड आर्म और अ स्पाइडर. ड्राइविंग गियर, ड्रिवन गियर, इंटरमीडिएट गियर एंड आर्म और अ स्पाइडर. इज दिस क्लियर? नाउ बच्चा अगर आप लोग देखो, सिंपल, कंपाउंड एंड रिवर्टेड गियर ट्रेन में ड्राइविंग गियर भी होता है, ड्रिवन गियर भी होता है और इंटरमीडिएट गियर भी होता है, बट उसमें कोई आर्म या स्पाइडर नहीं होता. सिमिलरली एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन की बात करें तो उसमें होता है ड्राइविंग गियर, ड्रिवन गियर एंड आर्म और अ स्पाइडर. आर्म और अ स्पाइडर. समझ में आया? एंड प्लानेटरी गियर ट्रेन में चारों होते हैं.
प्लानिटरी गियर ट्रेन में चारों होते हैं, समझ में आया। अब बचा स्पीड रेशियो क्या होता है। सर स्पीड रेशियो इज डिफाइंड एज द एंगुलर स्पीड ऑफ द ड्राइवर गियर टू द एंगुलर स्पीड ऑफ द ड्रिवन गियर। Sir, the angular speed of the driver gear to the angular speed of the driven gear. So n driver upon n driven is equals to omega driver upon omega driven, which is also equals to the number of teeth of the driven to the number of teeth of the driver, which is also equals to the number of teeth of the driven to the number of teeth of the driver. Okay, train value इसका opposite हो जाता है। ट्रेन वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन द स्पीड रेशियो। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आया। तो आप लोग ये देखो कि सिंपल गियर ट्रेन होती है ना बच्चा, वो आप लोगों की ज्यादा स्पीड रिडक्शन अचीव नहीं कर पाती, क्योंकि वहां पे एक शाफ्ट के ऊपर एक ही गियर ट्रेन होते हैं। एक ड्राइवर होगा, उसके साथ इंटरमीडिएट गियर हो सकते हैं, देन अल्टीमेटली ड्रिवन गियर होगा। तो वहां पे आप लोगों को स्पीड रिडक्शन बहुत ज्यादा नहीं मिल सकता। जितना ज्यादा आप लोगों को स्पीड रिडक्शन चाहिए, उतना ज्यादा नंबर ऑफ गियर्स अपन लोग वहां पे लगाएंगे। जितना ज्यादा स्पीड रिडक्शन चाहिए, उतने ज्यादा अपन लोग नंबर ऑफ गियर्स वहां पे लगाएंगे। सो द स्मॉलेस्ट स्पीड रिडक्शन फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट शाफ्ट विल बी अवेलेबल इन सिंपल गियर ट्रेन। एंड सबसे ज्यादा अपन लोगों को मिलेगा आप लोगों के एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन हो गए, रिवर्टेड गियर ट्रेन में भी मिलेगा। ओके, समझ में आया। शेल वी मूव अहेड नाउ। तो ये आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ लेना है रिलेटेड टू द गियर ट्रेन। यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैंने समझाई हुई आइडियल गियर के बारे में और आप लोगों के इंटरमीडिएट गियर्स के बारे में। अभी मैं आप लोगों को वो चीज नहीं समझा रहा हूँ। ओके, चलिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा है। सर विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स आर यूज्ड एज अ कैविटेशन रेजिस्टेंस मटेरियल टू मिनिमाइज द effect of cavitation, to minimize the effect of cavitation? ओके बच्चा, तो यहाँ पे आप लोगों को ये पता होना चाहिए दैट कैविटेशन रेजिस्टेंस मटेरियल जो होगा, इसमें से वैसे स्टेनलेस स्टील ही होगा। सो स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, स्टेलाइट्स हो जाते हैं, ब्रॉन्ज हो जाते हैं, निकल हो जाते हैं, एसएस हो जाते हैं। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये उसमें सारे के सारे अपन लोग यू कैन से कंस्टिट्यूएंट्स ऐड कर देते हैं। चलिए ट्राई दिस क्वेश्चन। फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बच्चा इसमें कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, अगर आप लोग ध्यान से देखो।
यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दैट हेड लॉस कॉज्ड बाय एन ऑब्स्ट्रक्शन इन अ पाइप having an area A and maximum area of obstruction as small a is given by capital A upon CC into A minus 1 the whole square into V square upon 2G into V square upon 2G। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? चलिए सर, द एरिया अंडर द पीवी डायग्राम रिप्रेजेंट्स, एरिया अंडर द पीवी डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया अंडर द पीवी डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? हो गया? नहीं हुआ? चलो अगर अपन लोग देखें, सो एरिया अंडर द पीवी डायग्राम वैसे ही अभी अपन लोग कर चुके हैं, दैट सर द एरिया अंडर द पीवी डायग्राम या प्रेशर वॉल्यूम कर्व provides only the magnitude of the net displacement work या magnitude of work transfer, and it does not provide any information regarding the direction, it does not provide any information regarding the direction। and अपन लोगों ने ये भी देखा था कि क्लोज्ड सिस्टम को नॉन फ्लो सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है क्लोज्ड सिस्टम को बच्चे? क्लोज्ड सिस्टम को नॉन फ्लो सिस्टम भी कहा जाता है। तो इसी वजह से इसका आंसर हो जाएगा सर, इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क ट्रांसफर इन अ नॉन फ्लो प्रोसेस। बच्चा ये वर्ड मैंने आप लोगों को बार बार सिखाने की कोशिश करी है, ये वर्ड पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इन वर्ड को याद नहीं रखोगे कि क्लोज्ड सिस्टम की जगह नॉन फ्लो यूज होता है, तो आप लोग फंस जाओगे। समझ में? क्लोज्ड सिस्टम की जगह अगर नॉन फ्लो यूज नहीं करोगे तो आप लोग फंस जाओगे, गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आया? गड़बड़ हो जाएगी। तो ये चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना बहुत अतिशय जरूरी है, बहुत अतिशय जरूरी है। चलिए ये देखिए, ये आप लोगों के सारे प्रोसेसेस मैंने शो करे, जैसे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो गया, फिर आप लोगों का आइसोथर्मल प्रोसेस वेयर पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, देन सर आप लोगों का ये हो गया पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, देन एडियाबेटिक प्रोसेस एंड कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। दिस इज फॉर एक्सपांशन, this is for compression। So area enclosed by the cycle on the PV diagram gives the magnitude of the net displacement work, gives the magnitude of net displacement work। समझ में आया? समझ में आया? ओके सो बच्चा, इसका आंसर तो आप लोगों को समझ में आया, दैट वर्क ट्रांसफर इन नॉन फ्लो प्रोसेस। ओके नाउ ये सारी चीजें आगे जाके मैं बताऊंगा ही। चलिए मूविंग अहेड सर, which of the following mechanical gauges can measure the vacuum pressure by suitably modifying the graduations of the dial and adjusting the pointer? Try करो। क्या हुआ बच्चे? आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसमें से दिए गए गेजेस में से कौन सा गेज ऐसा कर सकता है।
ओके बच्चा, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए दैट इसका आंसर हो जाएगा बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। ओके, समझ में आया? बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। सो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज इज द आंसर। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत गेजेस के बारे में बात कर लें। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे जो चीजें दी गई हैं ये पता होनी चाहिए। सबसे पहले बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, सर इट इज यूज्ड टू मेजर मीडियम टू हाई प्रेशर generally from the range of you can say 0.6 बार टू you can say 7000 बार, मतलब एक बहुत वाइड रेंज है। ओके, एंड डायफ्राम प्रेशर गेज ये रिलेटिव प्रेशर मेजर करता है, वैक्यूम और डिफरेंशियल प्रेशर को भी मेजर करता है, जनरली फ्रॉम 10 मिली बार टू 40 बार। एंड यहाँ पे जो प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट है वो है आप लोगों का कोरुगेटेड डायफ्राम। प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट जो है वो है आप लोगों का कोरुगेटेड डायफ्राम। यहाँ तक क्लियर है? देन सर बेलोस प्रेशर गेज आर यूज्ड फॉर लो प्रेशर एप्लीकेशन, जहां पे आप लोगों का प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट जो है इट इज अ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। व्हाट इज इट बच्चा? इट इज अ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। ओके, ओके बच्चा। सो deadweight type is used for calibration of all the gauges. Deadweight type is used for calibration of all the gauges. And last में Pirani's gauge. Sir, Pirani gauge is used to measure very low pressure. Pirani's gauge is used to measure very low pressure from you can say 10 raised to the power minus 1 to 10 raised to the power minus 3 torr. It's not in bar, even torr. Torr means 1 mm of Hg, generally gas pressure के लिए यूज होता है। एंड मैक्लोइड गेज जो है इट इज यूज टू मेजर अल्ट्रा हाई वैक्यूम प्रेशर। इट इज यूज टू मेजर अल्ट्रा हाई वैक्यूम प्रेशर। व्हाट इज इट यूज्ड फॉर बच्चा? इट इज यूज्ड फॉर अल्ट्रा हाई वैक्यूम प्रेशर। समझ में आया? समझ में आया? आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। Now next is बच्चा what is volumetric efficiency? Sir, the volumetric efficiency is the ratio of, volumetric efficiency किसका रेशियो है? बोलिए 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 बच्चा। क्या करे बच्चा? यहाँ पे the volumetric efficiency is defined as the ratio of the actual swept volume to the theoretical swept volume। थोड़ा बहुत इसके बारे में बात कर लें। actual swept volume, theoretical swept volume देखिए, it is the actual volume of air that is sucked. It is also called the free air delivered to the swept volume. It is also called the free air delivered or the swept to the swept volume। so बच्चा ये क्या हो जाता है? जनरली आप लोगों को ये फॉर्मूला देखना है, ये आप लोगों का हो जाएगा
मैं आप लोगों को कंप्रेसर के टॉपिक में इसका फॉर्मूला सिखा दूंगा। इट इज 1 + C - C जो है वो वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद रखूंगा, ये वाला नहीं। ये वाला आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ इवोपोरेशन रेट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ इवोपोरेशन रेट? ट्राई करिए। तो बच्चा, व्हाट इज इवोपोरेशन रेशियो? अपन लोग इवोपोरेशन रेशियो को क्या बोलते हैं? सर, इट इज द केजी ऑफ वाटर evaporated per hour, kg of water evaporated per hour. Okay, and it is also called the kg of steam. Just a minute बच्चे। sir, kg of steam per hour, kg of steam generated per hour. And बच्चा, it is also called the kg of steam upon kg of fuel burnt. तो बच्चा, कौन सा नहीं हो सकता है? केजी पर मीटर क्यूब पर आवर नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता ये बच्चे आप लोगों का? केजी पर मीटर क्यूब पर आवर नहीं हो सकता। ये सब कुछ हो सकता है पर ये वाली वैल्यू नहीं हो सकती। समझ में आया? ये आप लोगों को याद रखना है। थोड़ा बहुत इसके बारे में भी बात कर लें। इवोपरेशन रेट की जगह मैंने आप इक्विवेलेंट इवोपरेशन की थोड़ी बात करी है। ये तो ठीक है, आप लोगों को ये आगे जाके बता देंगे। चलिए सर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ वेरी लो वेपर प्रेशर? दिए गए द्रव्यों में से किसका वेपर प्रेशर सबसे कम है? बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड हैज अ वेरी लो वेपर प्रेशर? इट्स मर्क्यूरी। आप लोगों को ये पता है, मर्क्यूरी इज यूज्ड इन बैरोमीटर आल्सो बिकॉज इट इज नेग्लिजिबल वेपर प्रेशर। ये अपन लोगों ने पढ़ा था। इट इज नेग्लिजिबल वेपर प्रेशर, ये चीज अपन लोगों ने पढ़ी थी एट द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? ओके ओके बच्चे, आगे बढ़े। चलिए, अच्छा, इसका वेपर प्रेशर कितना होता है अगर आप लोग ध्यान ना चाहो? एट एटमॉस्फेरिक कंडीशन इट इज 0.027 पास्कल, नियरली नेग्लिजिबल। नियरली नेग्लिजिबल। मेरे बच्चों को तो ये चीज मैं पहले ही ऑलरेडी बता ही चुका हूँ।
समझ में आया बच्चे? चलिए सर, which of the following thermodynamic property is a result of second law of thermodynamics? Which of the following thermodynamic property is a result of second law of thermodynamics? दी गई कौन सी thermodynamic property second law of thermodynamic की application है? बोलिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कौन सी है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कौन सी है? तो बच्चा अगर आप लोग ध्यान से देखो तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी के बारे में बात करता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके बारे में बात करता है? आप लोगों को ये भी पता है, एंट्रोपी के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करता है। तो थोड़ा बहुत सेकेंड लॉ को पढ़ लें। सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप लोगों को पता होना चाहिए दैट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ क्वालिटेटिव लॉ। मतलब वो क्वालिटी ऑफ हीट ट्रांसफर बताता है। वो ये बताता है कि आप लोगों का हीट हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करेगा। सो इसके दो स्टेटमेंट है। वन इज योर केल्विन प्लांक स्टेटमेंट एंड अदर वन इज योर क्लॉसी स्टेटमेंट। सर केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या बोलता है? सर इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस operating in cycle that will produce no effect other than extraction of heat from a single reservoir and converting all of it into equivalent amount of work. It is impossible to construct a device operating in a cycle that will produce no effect other than extraction of heat from a single reservoir and converting it into equivalent amount of work। जिसका मतलब ये है कि 100% एफिशिएंसी को अचीव करना इम्पॉसिबल है। अगर आप लोगों ने अचीव भी कर लिया तो दैट विल बी द वायलेशन ऑफ केल्विन प्लांक स्टेटमेंट एंड वायलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वायलेशन ऑफ केल्विन प्लांक स्टेटमेंट एंड वायलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझ में आया? समझ में आया? ओके, आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। और ऐसा ही एक स्टेटमेंट है जो है क्लॉसिस स्टेटमेंट, जो कि आप लोगों के पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेस के लिए यूज होता है, लाइक योर रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप्स, जहाँ पे आप लोगों को ये पता होना चाहिए दैट सबसे पहले आप लोगों का नेचुरल डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर भी क्लॉसिस स्टेटमेंट में दिया था। देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अपन लोगों को नेचुरल डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर मिला, पर दोनों स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट ने आप लोगों को नेचुरल डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर दिया? दैट इज योर क्लॉसिस स्टेटमेंट। So naturally heat will always flow from high temperature to low temperature. Naturally heat कहाँ से कहाँ flow करेगी? It will always flow from high temperature to lower temperature. समझ में आया? So बच्चा perfect gas has a bulk modulus. Sir, a perfect gas has a bulk modulus at constant temperature. Sir, a perfect gas has bulk modulus at a constant temperature. Okay बच्चा, sir, a perfect gas has a bulk modulus of, so it is equals to the absolute pressure. Always remember, sir, the perfect gas has a bulk modulus equal to the, sorry,
एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर विच विल बी इक्वल टू द एब्सोल्यूट प्रेशर। कुछ अपन लोगों ने बात करी है? हाँ सर बात करी हुई है। हाँ सर बात करी हुई है अपन लोगों ने। सर व्हाट इज बल्क मॉड्यूलस? अगर अपन लोग देखें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इसको कहा जाता है डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बट यहाँ पे अपन लोग इसको हाइड्रोस्टेटिक फॉर्म में प्रेशर से रिप्लेस कर सकते हैं। किससे रिप्लेस कर सकते हैं? प्रेशर से। सो अगर अपन लोग देखें यहाँ पे, सो वी कैन ऑल्सो से दैट आप लोगों का बल्क मॉड्यूलस जो हो जाएगा, इट कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू द चेंज इन प्रेशर to the volumetric strain. It can be written as equals to the change in pressure to the volumetric strain, and माइनस साइन यहाँ पे क्यों ऐड करी हुई है? माइनस साइन इसीलिए ऐड करी हुई है that when the pressure reduces you can say that प्रेशर बढ़ेगा। व्हेन यू आर कंप्रेसिंग एनीथिंग तो वॉल्यूम कम होगी, ऐसा कहा जाएगा। इसी वजह से प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन जो है वो इनवर्स होता जाता है यहाँ पे, इसी वजह से एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी घटती है। तो यहाँ पे अपन लोगों को जो कांस्टेंट है वो पॉजिटिव चाहिए, कांस्टेंट जो है वो पॉजिटिव चाहिए। ओके, इसी वजह से अपन लोगों ने यहाँ पे माइनस साइन ऐड कर दी है। इसी वजह से अपन लोगों ने यहाँ पे माइनस साइन पहले से ऐड कर दी है। समझ में आ रहा है? सो दिस विल बी माइनस ऑफ चेंज इन प्रेशर अपॉन द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल वी अपॉन वी, माइनस ऑफ चेंज इन प्रेशर अपॉन द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, minus of change in pressure upon the volumetric strain. So this will be Newton per meter square of Pascal। और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चा आप लोगों का? m1 l minus 1 t minus 2, m1 l minus 1 t minus 2, एंड बच्चा फॉर अ कांस्टेंट मास, ये अपन लोगों ने असम्पशन अप्लाई किया था that minus of dv by v is equals to d rho by rho, minus of dv by v is equals to d rho by rho, minus of dv by v will be equals to d rho by rho। ओके, तो आप लोग यहाँ पे डेल वी बाई वी को चेंज कर सकते हो डेल रो बाय रो से। ओके, समझ में आया? मूविंग अहेड सर, the isothermal bulk modulus is equals to the absolute pressure, and for an ideal gas absolute pressure is equals to rho RT, and the adiabatic bulk modulus at constant temperature will be equals to gamma times absolute pressure। So isothermal compression easier as compared to adiabatic compression। क्या अपन लोग बोलेंगे बच्चा? आइसोथर्मल कंप्रेशन जो है वो इजियर है एज कंपेयर टू एडियाबेटिक कंप्रेशन, बिकॉज वी कैन से दैट योर एडियाबेटिक बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स द आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस। क्या हो जाएगा बच्चे? एडियाबेटिक बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स द आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस। याद रहेगा? याद रहेगा? याद रहेगा? ओके, तो ये आप लोगों का एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया। आगे जाके मैंने कंप्रेसिबिलिटी के बारे में भी बात करी हुई है। ओके, कंप्रेसिबिलिटी इज इनवर्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डीवी बाई वी इंटू डीपी। तो इसका यूनिट हो जाता है मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, या इसके डायमेंशन हो जाएंगे आप लोगों के m-1 L1 T2। It tells about the ability of the fluid to be compressed, how much the fluid is able to be compressed for the given change in pressure, for the given change in pressure। समझ में आया? समझ में आया? सो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फॉर एन आइडियल गैस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन p, एंड आइसेंट्रोपिक कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एन आइडियल गैस इज 1 अपॉन गामा टाइम्स p। ये आप लोगों को याद रखना है। मूविंग अहेड, कुछ पॉइंट्स है, ये पूछा गया है आप लोगों के एसएससी के पेपर में, दैट एज द प्रेशर इंक्रीजेस bulk modulus increases। क्या पूछा गया बच्चे? as the pressure increases your bulk modulus increases for the liquids, as the bulk modulus decrease, bulk modulus will decrease with the increase in temperature, bulk modulus will decrease with the increase in temperature। ये भी आप लोगों को याद रखना है। थर्ड पॉइंट इज सर द बल्क मॉड्यूलस ऑफ water is 2 gigapascal, that is 2 into 10 raised to the power 9 pascal। Sir, the bulk modulus of steel is 160 gigapascal, that is 160 into 10 raised to the power 9 pascal, and bulk modulus of steel is 80 times the bulk modulus of water। Either you can say the compressibility of water is 80 times that of steel, मतलब water is 80 times more compressible than steel। Water is 80 times more compressible than steel। Okay, water is 80 times more compressible than steel। Then sir, bulk modulus of water is 20,000 times the bulk modulus of air।
bulk modulus of water is 20,000 times the bulk modulus of air. That means you can say that air is 20,000 times more compressible than water. ओके समझ में आया? तो ये कुछ की पॉइंट सर बहुत पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में और आप लोगों को पता भी होना चाहिए. सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस? ये भी मेरी नोट्स में से आप लोगों को पता ही चल जाएगा. ये भी मेरे नोट्स में से आप लोगों को पता चल जाएगा. समझ में आया? ये भी मेरे नोट्स में से ही डायरेक्टली पूछा गया. ये आप लोगों को पता चल जाना चाहिए. ओके बच्चा, इसके बारे में भी कुछ की नोट्स आप लोगों को बताऊं? इसके बारे में भी कुछ की नोट्स आप लोगों को बताऊं? Sir, what is a reversible process? Sir, the process which can be reversed without leaving any trace on the surrounding is called a reversible process, where the process will be reversed onto the same path. Where the process will be reversed onto the same path, मतलब आप लोगों का फॉरवर्ड पाथ और रिवर्स पाथ जो है वो सेम टू सेम होगा. सर प्रोसेसेस रिवर्सिबल जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस एंड एक्सटर्नली रिवर्सिबल प्रोसेस. फॉर एन इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस नो इरिवर्सिबिलिटी अकर्स इनसाइड द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम. और आप लोग इसको कैसे समझ सकते हैं? सर द क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग अ फ्रिक्शनलेस क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस इज द एग्जांपल ऑफ इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस. मैंने आप लोगों को क्लास में बहुत कंसेप्चुअली इस चीज को समझाया है. कार्नोट साइकिल जो है इट इज एक्सटर्नली रिवर्सिबल एज वेल एज इंटरनली रिवर्सिबल. बट आप लोगों की ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ये सारी जो साइकिल्स होती है दीज आर इंटरनली रिवर्सिबल बट एक्सटर्नली इरिवर्सिबल. तो सर एक्सटर्नली रिवर्सिबल की कंडीशन क्या है? नो इरिवर्सिबिलिटी अकर्स आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम. सर द हीट ट्रांसफर थ्रू द नेग्लिजिबल टेम्परेचर डिफरेंस. हीट ट्रांसफर जो हो रहा है नेग्लिजिबल टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में हो रहा है. किसके बीच में हो रहा है? हीट ट्रांसफर जो है नेग्लिजिबल टेम्परेचर के बीच में हो रहा है. तो दैट विल बी द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नली रिवर्सिबल प्रोसेस. अगर अपन लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में देखें, सो हीट ट्रांसफर थ्रू इन्फिनिटेसिमल टेम्परेचर डिफरेंस. ये वर्ड का मीनिंग होता है निग्लिजिबल टेम्परेचर डिफरेंस. थोड़ा शब्दों का माया जाल है, थोड़ा सा शब्दों का माया जाल है. ओके बच्चा, तो ये क्वेश्चन भी आता है. सर विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज यूज्ड फॉर क्रायोजेनिक कूलिंग? क्रायोजेनिक कूलिंग में कौन सा रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज होता है? बोलिए बच्चा. सर क्रायोजेनिक वाले से आप लोग फंस सकते हो. तो आप लोगों को ये देखना है, इसमें वीसीआरएस यूज नहीं हो सकता क्योंकि आप लोग वहां पे बहुत ज्यादा लोअर टेम्परेचर साइड पे नहीं जा सकते. क्रायोजेनिक टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम अल्ट्रा लो टेम्परेचर, मतलब -150 डिग्री से जनरली बात होती है 150 डिग्री सेंटीग्रेड टू यू कैन से माइनस ऑफ 273 डिग्री सेंटीग्रेड. -273 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब ये कितना हो जाएगा? अगर केल्विन में मैं लिखूं 123 केल्विन टू 0 केल्विन, यू कैन से. सो लिक्विड नाइट्रोजन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इसमें यूज होगा. क्या यूज होगा बच्चे? इसमें लिक्विड नाइट्रोजन रेफ्रिजरेशन सिस्टम.
Sir, which of the following is a non-positive displacement compressor? Which of the following is a non-positive displacement compressor? बताइए. क्या हुआ बच्चे? नहीं हो रहा है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर? नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये देखना है दैट पॉजिटिव टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर्स में आते हैं रेसिप्रोकेटिंग टाइप ऑफ कंप्रेसर्स एंड रोटरी टाइप ऑफ कंप्रेसर्स. सो डायनामिक टाइप कंप्रेसर्स में कौन से आते हैं सर? डायनामिक टाइप ऑफ कंप्रेसर्स में आते हैं सेंट्रीफ्यूगल फ्लो टाइप कंप्रेसर्स एंड एक्सियल फ्लो टाइप कंप्रेसर्स. कौन से आते हैं बच्चा? सेंट्रीफ्यूगल फ्लो टाइप कंप्रेसर्स एंड एक्सियल फ्लो टाइप कंप्रेसर्स. तो यहाँ पे कौन सा दिख रहा है आप लोगों को? Sir, the centrifugal compressor is the odd one out. So centrifugal compressor is a non-positive displacement type compressor. It is a non-positive displacement type of compressor. समझ में आया? समझ में आया? Okay, चलिए. Sir, which of the following operation is used for grinding of a flat surface? Which of the following operations is used for grinding of a flat surface? बोलिए. ओके बच्चा. सो ये आप लोगों को देखना है दैट फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फ्लैट सरफेसेस अपन लोग कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे? फॉर्म ग्राइंडिंग यूज नहीं करेंगे और अपन लोग ये यूज नहीं करेंगे. तो बचता क्या? सिलेंड्रिकल और सेंटरलेस तो नहीं होगा. सो बचता क्या है आप लोगों का? ओनली सरफेस ग्राइंडिंग ऑपरेशन. तो ये आप लोगों को याद रखना है दैट सरफेस ग्राइंडिंग ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फ्लैट सरफेसेस. चलिए. सर वेंचुरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर द फ्लो रेट या डिस्चार्ज ऑफ option number A incompressible flow, option number B both compressible and incompressible flows. Sir, the flow having lower velocities या compressible flows. बोलिए 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 बच्चा. सर वेंचुरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर द डिस्चार्ज. ये तो अपन लोगों को पता है. इट इज यूज्ड फॉर बोथ द कंप्रेसिबल एज वेल एज इनकंप्रेसिबल फ्लोज. आप लोगों को ये पता होना चाहिए दैट वेंचुरीमीटर कंसिस्ट्स ऑफ 3 सेक्शन.
सर द फर्स्ट वन इज द कन्वर्जिंग पार्ट, सेकंड वन इज द थ्रॉट एंड थर्ड वन इज द डाइवर्जिंग पार्ट। ओके, इसके बारे में बहुत सारी चीजें अपन लोगों को पढ़नी है। सो ये तो अपन लोग आगे जाके पढ़ेंगे। नोट्स आप लोगों के लिए मैंने अटैच कर दी, आप लोगों को पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी बच्चे। जो जो चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी आप लोगों को सब पता होना चाहिए, इतना दैट विल बी मोर देन इनफ। ओके, इतना दिस विल बी मोर देन इनफ। समझ में आया? Sir, from which of the following air standard cycle of an Otto cycle may be obtained if the constant pressure of heat addition is removed? बोलिए बच्चा, ऐसी कौन सी साइकिल है जिसमें अगर अपन लोग कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन को रिमूव कर दें तो अपन लोगों को यू कैन से ऑटो साइकिल मिल जाएगी। तो बच्चा ड्यूअल साइकिल, इट्स ड्यूअल साइकिल, क्योंकि ड्यूअल साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर दोनों पे हीट एडिशन होता है। तो सबसे पहले आप लोग ये देखो कि ऑटो साइकिल के प्रोसेस क्या क्या है। सबसे पहले प्रोसेस 1 to 2 इज इंटरनली रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। प्रोसेस 2 to 3 इज इंटरनली रिवर्सिबल आइसोकोरिक हीट एडिशन। internally reversible isocoric heat addition. Process 3 to 4 internally reversible adiabatic expansion, and process 4 to 1 internally reversible isocoric heat rejection। समझ में आया? ओके, समझ में आया? तो अब अगर अपन लोग देखें, बाकी सारी चीजें बाद में पढ़ें। सर ड्यूअल साइकिल में क्या होता है? सर ड्यूअल साइकिल में प्रोसेस 1 to 2 इज इंटरनली रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। प्रोसेस 2 to 3 is internally reversible isocoric heat addition, but it is 2 to 2.5, not 2 to 3. And 2.5 to 3 is internally reversible isobaric heat addition. Process 3 to 4 is internally reversible adiabatic expansion, and process 4 to 1 is once again isocoric heat rejection। isocoric heat rejection समझ में आया? So यहाँ पे सर माइनर हीट एडिशन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मेजर हीट एडिशन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। सो अगर मैंने कांस्टेंट प्रेशर को हटा दिया तो ये आप लोगों की क्या बन जाएगी? आप लोगों की ऑटो साइकिल ही बन जाएगी। ये आप लोगों की ऑटो साइकिल ही बन जाएगी। सो दैट बिकम्स एन ऑटो साइकिल व्हेन द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस विल बी रिमूव्ड। बहुत लोग इसमें ब्रेटन साइकिल टिक कर देंगे, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर बच्चा। ब्रेटन साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन और कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होते हैं। Okay, in Brayton cycle, process 1 to 2, it's like internally reversible adiabatic compression. Process 2 to 3 is internally reversible isobaric heat rejection. Process 3 to 4 is internally reversible adiabatic expansion, and process 4 to 1 is internally reversible isobaric heat absorption। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ओके, चलिए दिस इज ए न्यूमेरिकल, थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहा हूं, चलेगा। इन अ टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, एयर इनलेट हैपेंस एट 1.5 बार व्हाइल द डिलीवरी प्रेशर इज 54 बार। द आइडियल इंटरकूलर टेम्परेचर मस्ट बी, व्हाट विल बी द आइडियल इंटरकूलर टेम्परेचर? ट्राई करिए बच्चा।
चलो करें इसको। सर आप लोगों का जो इंटरमीडिएट प्रेशर P2 जो हो जाएगा, इट विल बी रूट ऑफ P1 इंटू P3, so this will be root of 1.5 to 54। सर 54 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा इसका, 27 ऐड करो 81, 81 का रूट मतलब दिस विल बी 9 बार। ओके बच्चा, ये आप लोगों को फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंटरकूलर्स के लिए आप लोग इंटरमीडिएटली प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, रूट ऑफ P1 P2, रूट ऑफ सॉरी P1 P3 आप लोग ऐसा बोल सकते हो। अगर आप लोग देखें तो अपन लोगों ने टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर में इंटरकूलर की बात करी थी। यहाँ पे थोड़ा ये स्लाइड कट गई है, ये फॉर्मूला यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है, देखिए रूट ऑफ P1 P3 फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग। ओके समझ में आया? चलिए नाउ दिस इज अ न्यूमेरिकल, वापस 2 मिनट चाहिए पड़ेंगे आप लोगों को, बट बहुत इजीली हो जाएगा, कोई हार्ड नहीं है। रूट ब्लोअर का नाम सुन के घबरा मत जाइए। सर रूट ब्लोअर compresses 0.08 meter cube of air from 1 bar to 1.5 bar per revolution, and the ideal input is found to be 3438.89 Newton meter. Then the Roots efficiency is, then the Roots efficiency is, ओके बच्चा हो रहा है? क्या करें? बहुत इजीली हो जाएगा ये तो। अगर अपन लोग देखें तो अपन लोगों को सबसे पहले यहाँ पे अपन लोगों को एक्चुअल वर्क निकालना है। सो हाउ वी विल फाइंड आउट द एक्चुअल वर्क, हाउ वी विल फाइंड आउट द एक्चुअल वर्क। So बच्चा, the actual work will be equals to V into P2 minus P1, V into P2 minus P1 तो ये कितना हो जाएगा 0.08 इंटू P2 कितना है 1.5 बार टू 1 बार, बार से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो तो 10⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो दिस विल बी 4000 न्यूटन मीटर, 4000 न्यूटन मीटर इजीली। अब अपन लोगों को ये पता है कि एफिशिएंसी क्या हो जाती है, अगर आप लोगों को थोड़ा भी बेसिक्स पता हो। सो एफिशिएंसी ऑफ रूट ब्लोअर विल बी नथिंग बट द आइडियल वर्क डन अपॉन द एक्चुअल वर्क, डब्ल्यू आइडियल अपॉन डब्ल्यू एक्चुअल, डब्ल्यू आइडियल अपॉन डब्ल्यू एक्चुअल। बस वैल्यू डालो, आप लोगों का आंसर आ जाएगा 85.9, 85.9%। ओके कितना आ जाएगा बच्चे? 85.9%। सुपर 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 सुपर।
ओके बच्चे, चलिए आगे बढ़े। सर, अब फ्यूजिबल प्लग हो इज यूज टू, फ्यूजिबल प्लग का यूज क्या है ये तो। क्या हो जाएगा बच्चे? फ्यूजिबल प्लग का यूज क्या है, शायद यहाँ पे मैंने आगे कुछ स्लाइड्स ऐड करी हुई है बॉयलर माउंटिंग से नेसेसरी के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को एक वर्ड दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं फ्यूजिबल प्लग 1 नंबर यूज होता है। तो इसकी एप्लीकेशन भी अगर अपन लोगों ने आगे लिखी हुई है, फीड पंप, इकोनोमाइजर, एयर प्रीटर, अभी सबको समझाने जाऊंगा तो देर हो जाएगी। स्टीम ट्रैप हो गया, ये हो गया, और ये आ गया फ्यूजिबल प्लग। सो फ्यूजिबल प्लग जो होता है, इट प्रिवेंट्स द बॉयलर फ्रॉम ट्यूब ओवर हीटिंग बाय मेल्टिंग ऑफ द ट्यूब। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वाटर लेवल कम हो जाता है और आप लोगों का स्टीम ज़्यादा हो जाती है। अब स्टीम ज़्यादा होने की वजह से ओवरऑल टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आप लोगों को वहाँ पे ट्यूब्स मेल्ट हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल लाइक लीड, बिस्मथ, टीन, गन मेटल, और इसको ऐड करते हैं फ्यूजिबल प्लग को आप लोगों के फर्नेस के एकदम ऊपर। तो क्या होगा, ये खुद मेल्ट हो जाएगा एंड देन आप लोगों का स्टीम प्लस वाटर पूरा का पूरा फर्नेस में जाके आग को बुझा देगा। समझ में आया? फर्नेस में आग को बुझा देगा। सो इट विल सेफ गार्ड द बॉयलर, सो इट सेफ गार्ड्स द बॉयलर अगेंस्ट द एक्सेसिव टेम्परेचर। ये आप लोग याद रख सकते हैं सर, अ फ्यूजिबल प्लग सेफ गार्ड्स द बॉयलर अगेंस्ट द एक्सेसिव टेम्परेचर, याद रहेगा। ओके, आई थिंक दिस इज इनफ। सर, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी वेरीफाइड बाय, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किससे वेरीफाई कर सकते हैं अपन लोग, किस एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई कर सकते हैं? बहुत हार्ड क्वेश्चन है ये तो। सर, जूल्स एक्सपेरिमेंट gives the fundamental definition of first law of thermodynamics, ये अपन लोगों को पता है। Joule experiment gives the fundamental definition of first law of thermodynamics. So for a cycle, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, net heat interaction is equals to net work interaction. Net heat interaction is equals to the net work interaction. But for a process, sir, heat interaction Q minus work done W is equals to the change in the total energy of the system. ये अपन लोगों को पता है। But sir, for a stationary system, बट सर फॉर अ स्टेशनरी सिस्टम अपन लोगों को ये पता होना चाहिए दैट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस द
change in potential energy is zero. Sir, the change in kinetic energy plus the change in potential energy is zero. So ये क्या हो जाएगा, dou q minus dou w will be equals to the change in internal energy. Now sir, for a simple compressible stationary system, sir, the change in kinetic energy plus the change in potential energy will be equals to zero. एंड आप लोगों का जो टोटल वर्क होता है इसमें कौन से आते हैं सर, वर्क डन ड्यू टू द सरफेस टेंशन इफेक्ट, वर्क डन अगेंस्ट यू कैन से अपन लोग ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक वर्क डन एंड डिस्प्लेसमेंट वर्क, तो इसमें खाली डिस्प्लेसमेंट वर्क बचेगा. So for a simple compressible stationary system, dou q minus dou wd, that means the displacement work will be equals to the change in internal energy, and last में हो जाएगा आप लोगों को for a simple compressible stationary system undergoing an internally reversible process, क्योंकि अपन लोगों के internally reversible process के लिए वर्क डन क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन pdv हो जाता है. इंटीग्रल ऑफ पीडीवी, तो आप लोगों की फेवरेट इक्वेशन ये आ गई. थोड़ी देर के लिए मैं घूम हो जाऊं तो ये जैसे आ गई आप लोगों का डो क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, डो क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी. आ गई कि नहीं आ गई? यस सर. ओके चलिए, सो दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन को इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, जूल्स एक्सपेरिमेंट इज 101% करेक्ट. जूल्स experiment is 101% correct. So बच्चा लोग, with this there are some announcements for you. बच्चा आज ही के दिन आप लोगों के लिए ऑफर वैलिड है. अनअकैडमी एसएससी जेई, अनअकैडमी आरआरबी जेई का सब्सक्रिप्शन एट 50% डिस्काउंट, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक करें. You can join the toppers batch of SSC JEE for 24 months, 12 months and 6 months using my code VEDDE50. सर आरआरबी जेई का भी राजधानी बैच जो चालू है, जिसमें आप लोगों का नॉन टेक बहुत हद तक पूरा हो चुका है, टेक्निकल ऑनगोइंग है, आप लोगों के लिए टेक्निकल तक स्टार्ट हो चुका है. सो यू कैन एनरोल फॉर द सेम बच्चा यूजिंग माय कोड VEDDE50 ओनली. आप लोग 12 मंथ, 6 मंथ या 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. आज के ऑफर का मैक्सिमम यूज करिए बच्चा, and spin the wheel where you get assured rewards for you this Diwali. You get a chance to win iPhone, MacBook, gaming console and more with Unacademy. The offer is extended till today, and bacha, make the Diwali worth the learning. So the courses that are starting is RRB Science, ALP JEE, most repeated question by Praveen sir, complete course on chemistry by Deepali ma'am, comprehensive course on synchronous machine by Ravindra Yadav sir. ये आप लोगों के लिए ऑलरेडी ऑनगोइंग है. एंड बच्चा टॉपर्स बैच में आप लोगों का रीजनिंग प्रमोद सर स्टार्ट कर रहे हैं. सो what you get on Unacademy Plus is raise hand, feature class handouts, in class poll, DPPs, educator community ka access, learn live from the comfort of your home, study material in the PDF format, unlimited access to all the batches and class, and top educators of India on this digital learning platform. Okay, top educators of India on this digital learning platform, and you can be the next Unacademy SSC JEE, Unacademy RRB JEE top ranker. So everyone, Jai Hind, Jai Bharat and Vande Mataram.